हमने किया रिवॉल्ट ऑफ 1857 तक। सो रिवॉल्ट ऑफ 1857 के डिक्लाइन की वजह से the company rule ended and the crown rule began with the enactment of Government of India Act 1858 and it further led to the development of birth of nationalism। आज हम करेंगे बर्थ ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या होता है, कौन कौन सी ऐसे रीजंस थे। देखो 1858 का रिवॉल्ट कहीं ना कहीं नेशनलिज्म था, बट इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स फॉर डिफरेंट लीडर्स, करेक्ट, क्योंकि हर किसी के अपने रीजंस थे फाइट करने के और वॉर को लीड करने के या वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, तो एक्चुअल नेशनलिज्म 1858-7 के रिवॉल्ट के बाद शुरू हुआ, बिकॉज मे बी पीपल वुड हैव रियलाइज्ड कि हम जुड़ के लड़ सकते हैं। फिर कांग्रेस बनी, इवेंचुअली देयर वर मेनी अदर फैक्टर्स जिसने नेशनलिज्म को बर्थ दिया। उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जानना जरूरी है। ऐसे हम सारी एक्ट्स करेंगे, ये बीच में इसलिए करवा रही हूँ ताकि तुम्हें क्राउन रूल समझ आ जाए कि क्राउन रूल होता क्या है। बेसिकली ये एक्ट लाई गई थी रिवॉल्ट ऑफ 1857 जैसे किसी और इंसिडेंट को रोकने के लिए। अब एक बार जो चीज हो जाए वो दूसरी बार हो सकती है ना। तो अब क्राउन को यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये रियलाइज हुआ कि अगर एक बार ये हो सकता है तो ऐसा रिवॉल्ट वापस से भी हो सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी केपेबल नहीं है कि वो ऐसा रिवॉल्ट रोक सके। तो इट इज नाउ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एज्यूम डायरेक्ट कंट्रोल ओवर इंडिया एंड टू स्टॉप एनी अदर सच यूनिटी टू फॉर्म अगेन। इसलिए हम इसको रिवॉल्ट ऑफ 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, और ब्रिटिशर्स इसको बोलते हैं सिपॉय म्यूटिनी, बिकॉज दे डू नॉट बिलीव कि इस रिवॉल्ट में किसी भी तरीके का कोई भी नेशनलिज्म या कोई भी इंडिपेंडेंस जैसी फीलिंग थी। ठीक है, लिखा तुमने 1857 रिवॉल्ट, पीडीएफ समझ आई थी, लिखी, लिख लेना तुम भी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इससे पहले मेजर 2 सीरीज है हमारी एक्ट की, चार्टर सीरीज है और कुछ रेगुलेटिंग एक्ट्स हैं। उसके बाद जितनी भी एक्ट्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इस तरीके से ही आई है। ठीक है, वो वाले पे हम एक अलग से लेक्चर लेंगे, अभी हम सिर्फ यही करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसको हम बोलते हैं एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने इसको एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोला गया है। मेजरली इस एक्ट ने जितनी भी कंपनी की पावर थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी पावर थी इसको एबॉलिश कर दिया, एक्सेप्ट देयर ट्रेडिंग और कमर्शियल फंक्शंस, क्योंकि वो ट्रेड तो करेंगे ही करेंगे, और जितनी उनकी बाकी पावर्स थी वो किसको ट्रांसफर कर दी, टू दी ब्रिटिश क्राउन। अब डायरेक्ट रूल डायरेक्ट जो रूल करेगा वो कौन करेगा, क्राउन, चाहे वो रेवेन्यू हो। इसमें हमारा रेवेन्यू भी आता है, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव भी आता है, मिलिट्री भी, और क्या बचा, एक्विजिशन ऑफ द टेरिटरीज। ये सारी पावर्स जो थी पहले किसके पास थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, एंड आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 दे वर ट्रांसफर टू द क्राउन, रूल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब इस एक्ट के थोड़े से हम फीचर्स कर लेते हैं। क्या क्या फीचर्स है। इंडिया आज से जो रूल किया जाएगा या गवर्न किया जाएगा किसके नाम पे किया जाएगा, दी मेजेस्टी के नाम पे इंडिया को गवर्न किया जाएगा। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या बन गया, वॉइस रॉय, एंड वॉइस रॉय जनरल टर्म में भी इट इज दी ही और शी इज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। ठीक है, तो कौन था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस टाइम पे, लॉर्ड कैनिंग। सो लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। देखो जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा
वो फर्स्ट वाइसरॉय होगा। जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा। ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ पोजीशन बदल रहे थे, टर्म्स बदल रहे थे। लॉर्ड कैनिंग ने तो रिवॉल्ट रोक दिया था, तो उन्होंने उस बंदे को नहीं बदला। सो लॉर्ड कैनिंग, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आ जाता है, was the first viceroy and the last governor general of India. क्रोनोलॉजी याद रखो, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वाइसरॉय। तो जो यहाँ पे पहला होगा वो यहाँ लास्ट होगा, जो यहाँ पहला होगा वो वहां लास्ट होगा। जब हम एक्ट्स करेंगे सारी, और हमने एक गवर्नर जनरल्स भी करने हैं सारे, हम उसमें वो देख लेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया कि ये कि इन्होंने पूरी तरीके से जितनी भी पावर थी वो क्राउन को इन द नेम ऑफ दी मेजेस्टी ट्रांसफर कर दी। कभी ब्रिटिश मूवीज देखोगे वो बोलते हैं ना, इन द नेम ऑफ क्राइस्ट एंड दी होली मेजेस्टी बोलते हैं ना, तो उस तरीके से इंडिया भी इसी नाम पे रूल किया जाएगा। ठीक है, क्लियर कर दूं। Second most important feature of this act was creation of a Secretary of State. वाइसरॉय तो लीड कर रहा है ना, अब काम करने के लिए भी तो एक काउंसिल या कुछ चाहिए, तो उन्होंने एक पोजीशन बनाई, दैट इज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और इसके साथ 15 मेंबर काउंसिल। समझो, ये प्राइम मिनिस्टर है और ये इसकी कैबिनेट है, रिलेट कर रहे। तो ये दोनों मिलके सारा का सारा इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर संभालेंगे। ठीक है, इनको सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया गया था। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन के आता था, ही वॉज प्रीवियसली ऑलरेडी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन। मतलब ब्रिटेन के ही पार्लियामेंट के किसी मेंबर को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिया जाता था और इंडिया भेज दिया जाता था फॉर हैंडलिंग दी एडमिनिस्ट्रेशन, और उसको असिस्ट करने के लिए एक 15 मेंबर काउंसिल बनाई गई थी। अब ये काउंसिल जो थी ये एडवाइजरी थी। क्या मतलब वो एडवाइजरी का? सिर्फ सजेशन दे सकते हैं। अब जैसे कैबिनेट होता है वो आगे फॉरवर्ड रख के डिसीजन ले सकते हैं, बट दिस काउंसिल वाज एडवाइजरी। ये सिर्फ बोल सकती थी कि भाई ये करो, अब करना ना करना किस पे डिपेंड करेगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पे, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही इस काउंसिल का चेयरमैन होता है। जैसे प्रेसिडेंट, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कैबिनेट का चेयरमैन होता है, उसी तरीके से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी इस काउंसिल का चेयरमैन होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन? सिंपल सी बात है, वाइसरॉय, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और 15 मेंबर इंडियन काउंसिल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर हम इस एक्ट को कंक्लूड करें तो इस एक्ट ने सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज या वे ऑफ रूलिंग बदला है, बट जो नेचर था रूल का वो कभी भी ये एक्ट नहीं बदल सकती। मतलब रूल वही है, नाम बदल दिए। अभी भी वो एक्सप्लॉइटेटिव है, अभी भी वो डिस्क्रिमिनेटरी, अभी भी वो सिर्फ अपना ही बेनिफिट सोच रहे हैं, पर बस उन्होंने नाम बदल दिया। क्लियर हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट? मैंने अभी सिर्फ 3 मेजर फीचर इसलिए कराए हैं क्योंकि आगे ये तीनों मेजर फीचर नेशनलिज्म में रिपीट होंगे, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, अब तो बहुत सारी मूवमेंट है जिसके एसोसिएटेड इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, वो हम करते जाएंगे, और एट द एंड हम सारे गवर्नर जनरल्स और सारी एक्ट्स करेंगे। एक्ट्स तुमको उसमें भी है पॉलिटिकल में। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर ही लक्ष्मीकांत का वो है। बढ़े आगे। अब व्हाट इज नेशनलिज्म? क्या होता है नेशनलिज्म? सिंपल सी बात है, बोलो बोलो, गलती सही? यस, अपनी मदरलैंड की तरफ अटैचमेंट और अपनी मदरलैंड के लिए कुछ भी करने की फीलिंग को हम नेशनलिज्म बोलते हैं। तो 19th सेंचुरी जो इंडिया में आई, 19th सेंचुरी, बाय द मिड ऑफ 19th सेंचुरी नेशनलिज्म स्टार्टेड ब्लूमिंग अक्रॉस द कंट्री। जैसे 1857 वाज अ प्रोडक्ट, एक तरीके का एक रिसेम्बलेंस थी कि भाई हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो 19th सेंचुरी विटनेस्ड
full flowering of the national political consciousness among the Indian masses. पहले लोगों को इतनी ज्यादा कॉन्शियसनेस टूवर्ड्स देयर नेशन और इवन देयर टेरिटरी टू विच दे बिलोंग्ड नहीं थी, बट 19th सेंचुरी में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिसने लोगों को ब्रिटिशर्स का असली चेहरा दिखाया और अपनी मदरलैंड या अपनी मातृभूमि की तरफ एक फीलिंग उनके मन में जगाई. ठीक है, तो कोई आपसे पूछे कि फुल फ्लावरिंग ऑफ नेशनलिज्म इंडिया में कब हुई थी, दैट इज दी 19th सेंचुरी. ठीक है, नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी में एक इंसान के लिए नेशन जो होता है वो सुपीरियर होता है. फॉर हिम नेशन इज अबव एवरीवन, और जितनी भी एक ये इसका एस्पेक्ट है कि नेशन सबसे ऊपर है. दूसरा एस्पेक्ट नेशनलिज्म का ये होता है कि हमें जो भी मिला है, एवरी राइट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग वी हैव इज प्रोवाइडेड बाय द नेशन. तो जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं, हम डेमोक्रेसी में हैं, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है. ठीक है, डीपीएसपी बोलते हैं उनको. बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जो स्टेट को फॉलो करने चाहिए वाइल मेकिंग एनी लॉ, कि किसी को हर्ट ना हो या किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. तो वैसे अगर हम किसी ऐसे देश में चले जाए जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं हो, जहाँ पे हमारे पास कोई राइट्स नहीं हो, तो हम खुद से तो राइट्स नहीं बना सकते. तो हमारे पास जितने भी हक है, हमारे पास जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो नेचुरल है, ऑर्गेनिक है या हमारे बनाई हुई है, वो हमें कौन दे रहा है, हमारा नेशन. तो नेशनलिज्म के दो एस्पेक्ट है, नेशन इज सुपीरियर एंड एवरी राइट और एवरीथिंग अ ह्यूमन हैव इज प्रोवाइडेड बाय द नेचर. ठीक है, तो नेशनलिज्म में क्या क्या आएगा, लॉयल्टी, करेक्ट, एलिगेंस एंड डिवोशन टुवर्ड्स द मदर लैंड. और जो आपके मदरलैंड के इंटरेस्ट हैं वो उन हर चीज इंटरेस्ट से ऊपर है जो आपके पर्सनल या ग्रुप बेस्ड है. मतलब अगर कोई हिंदू है या कोई मुस्लिम है, हिंदू के कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट है और मुस्लिम के कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट है, पर सबसे ऊपर किसका इंटरेस्ट है, ओवरऑल नेशन का इंटरेस्ट. तो अगर कोई चीज पहले फॉलो की जाएगी तो वो ओवरऑल नेशन के इंटरेस्ट को की जाएगी. क्लियर हुआ व्हाट इज नेशनलिज्म? यहाँ तक लिख ले, लिखवा देती हूँ. पहले लिखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. जब तुम कॉन्सिक्वेंसेस लिखते हो ना 1857 के रिवॉल्ट के, उसमें तुम ये एक्ट भी लिख सकते हो. ठीक है, लिखो दिस एक्ट was enacted in the wake of, आ जाओ बैठ जाओ, क्या हुआ, लेट क्यों हो गए? बारिश की वो दिक्कत है ना, तभी क्लास डिले की हमने आज, क्योंकि सुबह तो बहुत बारिश थी. निकाल लो तुम भी नोटबुक. करूँ डिक्टेट? This act was enacted in the wake of revolt of 1857. This act was enacted in the wake of the revolt of 1857, also known as the First War of Independence. Also known as the First War of Independence or the Sepoy Mutiny. Or the Sepoy Mutiny. Next point, this act is known as the Act for
दिस एक्ट इज नोन एज दी, उसमें लिखना है apostrophe s में, ठीक है, as the act for the good government of India, the act for the good government of India, and it abolished the East India Company, and it abolished the East India Company and transferred the powers of the government and transferred the powers of the government territories and revenue to the British Crown. Territories and revenue to the British Crown. The government, comma, territories and revenues to the British Crown. लिख लिया यहाँ तक. नेक्स्ट लिखो फीचर्स ऑफ दिस एक्ट. फीचर्स ऑफ द एक्ट. लिखो it provided that India was to be governed by and in the name of Her Majesty, by and in the name of Her Majesty, full stop. It changed the designation of the Governor General. It changed the designation of the Governor General of India. It changed the designation of the Governor General of India to the Viceroy of India. To the Viceroy of India, comma डालो, the direct representative of the British Crown. Of the British Crown. देखो Lord Canning became the first Viceroy of India. Lord Canning became the first Viceroy of India. ठीक है, लिख लिया यहाँ तक. सेकंड पॉइंट लिखो. It created a new office. Secretary of State. For India. Vested with full authority. Secretary of State for India, vested, V-E-S-T-E-D, vested with full authority and control over the Indian administration. इसके बहुत फीचर्स हैं, हम अभी तीन ही करेंगे, ठीक है. बाकी छोटे मोटे फीचर्स हम सारे एक्ट करेंगे तब. नेक्स्ट लिखो. It established a 15-member Indian Council. To assist the Secretary of State. For India. To assist Secretary of State
for India, comma, however, it was an advisory body. It was an advisory body. It was an advisory body with Secretary of State its chairman. With Secretary of State its chairman. Of State its chairman. Conclusion लिखो. The Act of 1858. The Act of 1858 was largely confined. The Act of 1858 was largely confined to the improvement of the administrative machinery by which the Indian government was to be supervised and controlled in England. Was to be supervised and controlled in England, but it did not change the nature and character of the government. The nature and the character of the government. Nature and the character of the government. अब लिख लो पहले यहाँ तक. अब हेडिंग डालो बर्थ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. Birth of nationalism in India. अब हिस्ट्री हो गई है इंटरेस्टिंग. अब नींद वाली नहीं है और मुश्किल वाली भी नहीं है, तो कोई सोता हुआ ना दिखे. तुम आई थी कल क्लास में? सैड. देख लेना यूट्यूब पे. लिखे. अब लिखो व्हाट इज नेशनलिज्म. व्हाट इज नेशनलिज्म. लिखो nationalism signifies the emotional attachment. Nationalism signifies emotional attachment with the motherland and ready to sacrifice everything for the same. And ready to sacrifice everything for the same. And ready to sacrifice everything for the same. समझ आया तुमको? जो आप लेट आए ना, क्या नाम था, वैशाली. नेक्स्ट लिखो according to the ideology of nationalism. According to the ideology of nationalism, nation is superior over man. उसमें डाल के लिखना है apostrophe में, ठीक है. Nation is superior over man. Nation is, according to the ideology of nationalism, superior over man and whatever the right a man has
and whatever the right a man has is given by the nation. Is given by the nation. Next लिखो, लिख लिया. It emphasizes loyalty. It emphasizes loyalty, devotion, and allegiance towards the nation or the nation state. Towards the nation or the nation state. And holds that such interest, such obligations लिखना, such obligations outweighs individual and group interests. Outweighs individuals and group interest. Last point लिखो इस पे. The 19th century, the mid 19th century लिखना. The mid 19th century in India, the mid 19th century in India witnessed the full flowering of the national political consciousness, and rise of nationalism, national political consciousness, the rise of nationalism among the masses. तुमने अभी ऊपर वाली लाइन में जो लाइन पढ़ी है वो पढ़ो पूरी. ऊपर वाले, इससे पिछले वाले. नेशन और नेशन स्टेट में क्या फर्क होता है? लिखा था तुमने बहुत अच्छे से. जनरल डिफरेंस क्या होता है नेशन और नेशन स्टेट में? इंडिया को नेशन स्टेट बोलते हैं, इजराइल को नेशन बोलते हैं. फिर तो स्टेट को भी तुम नेशन बना दो, है ना? और मैंने कितनी बड़ी हिंट दे दी. इंडिया को नेशन स्टेट बोलते हैं और इजराइल को नेशन बोलते हैं. नेशन वो होता है जहाँ पे सारे लोग एक ही ओरिजिन के और एक ही इंसेस्टर के होते हैं और ज़्यादातर एक ही स्पेसिफिक ग्रुप के होते हैं. वो नेशन स्टेट वो होता है जिसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है. वो एक ओरिजिन के नहीं होते, बट दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. They share the same homeland, but they do not belong to the same ancestor or the origin. समझे? Yes. इजराइल में सिर्फ मुस्लिम्स हैं. It is a full Muslim country. There is no other population. Correct? And it was formed by Muslims. Originally भी और अभी भी. इसलिए इजराइल is called a nation. जहाँ पे एक origin या एक ancestor के लोग रहते हैं ज़्यादातर. और नेशन स्टेट क्या होता है?
वो लोग जो एक जगह से रिलेटेड है, मतलब वो बॉर्डर शेयर तो कर रहे हैं पर देयर एंसेस्टर इज नॉट सेम। नेट पे सर्च करना, पूरा डिफरेंस मिलेगा। तुम जब आईआर पढ़ते हो ना, इंटरनेशनल रिलेशंस, तब तुम्हें ये पढ़ाते हैं, या पॉलिटिकल साइंस में भी बता देते हैं जब थ्योरीज वगैरह करोगे। ठीक है, और भी बहुत डिफरेंस होते हैं नेशन और नेशन स्टेट में, मोटा मोटा जो बेसिक डिफरेंस है वो यही होता है। ठीक है, सो इंडिया इज अ नेशन इन मेकिंग, और नेशन स्टेट आज से शायद 100 साल बाद हम सबके ओरिजिन सेम हो जाएगा, तो हमारी जो नेशन स्टेट है वो नेशन बन जाएगी। करेक्ट, इट इज नॉट कि सेम रिलीजन हो, बट एंसेस्टर और ओरिजिन जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। मुस्लिम्स आए, जैसे मुगल सल्तनत वगैरह आए, उसके साथ अरेबिक और मुस्लिम पॉपुलेशन आई। करेक्ट, आर्यंस भी तो, हम भी तो आर्यंस हैं, हम बाहर से ही हैं, इसलिए हमारी क्या है, नेशन स्टेट। ठीक है, अब हम देखेंगे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ, फॉर द बर्थ ऑफ नेशनलिज्म। क्या क्या फैक्टर्स होंगे? चलो ठीक है, मैं पहला लिखती हूँ। ठीक है, मेजर हेडिंग लिख देती हूँ, बाकी तुम बताओ अब। द बर्थ ऑफ नेशनलिज्म। इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, सबसे बड़ा और मेजर फैक्टर। बहुत सारे हैं, इसमें सबसे पहले हम करेंगे इकोनॉमिक। अगर ब्रिटिश रूल का नेगेटिव इम्पैक्ट है ना, तो उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी था, प्रिंटिंग प्रेस, एजुकेशन, लिटरेचर, उस वजह से भी लोग यूनाइट हो, तो वो भी हम इसमें करते हैं, और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन वगैरह भी हम इसमें करेंगे। सबसे पहले आएगा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। क्या आएगा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन में? वही सेम रिपीट होना है। सो एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सफर्ड ड्यू टू इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ब्रिटिश। अब हम पता है इसको कैसे लिखेंगे? पहले हम हेडिंग डालेंगे, फिर हम लिखेंगे एग्जाम्पल। पीजेंट किससे सफर कर रहे थे? हाँ तो बोलो ना। हाई, जिस तरीके से तुम आंसर देते हो मुझे लगता है तुम्हें याद तो समझ नहीं आता है, तो मैं खराब पढ़ा रही हूँ। हाई लैंड रेवेन्यू। सेकंड आएगा हमारा आर्टिसंस, वो किससे सफर कर रहे थे? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, द डिक्लाइन ऑफ द और डीजनरेशन ऑफ द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट वर्कर्स। वर्कर किससे सफर करेंगे? यस, लेस वेजेस, और उसके साथ साथ, हाँ जी, लेस, हर वर्कर की दो ही प्रॉब्लम होती है, लेस वेजेस और दूसरी पुअर वर्किंग कंडीशंस। हर सेक्शन हो गई, देख ली एक तरीके की, पीजेंट हो गए, आर्टिसंस हो गए और वर्कर्स हो गए। सो दिस ब्रॉट ऑल द पीपल और कॉमन पीपल टुगेदर अगेंस्ट द कॉमन एनिमी। तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तुम अकेले लड़ने जाओगे, यू विल मे बी और मे बी नॉट सक्सेसफुल, बट व्हेन यू बोथ विल गो टुगेदर, तो सामने वाला तुम्हारी बात मानेगा। सेम हैपेंड हियर, दिस इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ब्रॉट पीपल टुगेदर अगेंस्ट द कॉमन एनिमी। एंड फर्दर हम इसमें करते हैं, हमारा क्या रह गया? ड्रेन ऑफ वेल्थ किसने दी थी? हाँ, तो उस टाइम पे दादाबाई नारोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दे दी थी, दादाबाई नारोजी ने दी थी, गोविंद रानाडे दे चुके थे, जिसकी वजह से इंडियंस को अवेयरनेस हुई कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स हमारे हैंडीक्राफ्ट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमारे बिजनेसेस को खराब कर रहे हैं और हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। क्लियर हुआ? लिख लिया तुम लोगों ने? ये लास्ट में ये लिख लो, ड्रेन ऑफ वेल्थ वाला लिखा देती हूँ फिर मैं। द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी
द ड्रेन ऑफ वेल्थ, अच्छा नहीं लिखा, लिख लो, हेडिंग डाल लो, फिर लिखो एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी was exploited by a common enemy. Every section of the society was exploited by a common enemy, that is the British government. Every section of the society was exploited by a common enemy, that is the British government. अब आगे इजी इसलिए क्योंकि यही फैक्टर्स ना हर बार रिपीट होंगे, एक दो एडिशन हो जाएगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। बस मेजर फैक्टर क्या है, मेजर बेस क्या है तुम्हारा यही, अगर तुम ये फैक्टर्स आज जो मैं फैक्टर्स करा रही हूँ इसका बेस बना दो तो तुम्हें ये पूरे एंड तक लिखने में काम आएगा, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई वो फ्रीडम स्ट्रगल पूछेगा उसके पीछे रीजन पूछेगा, रीजन सेम है, बस कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जो एड ऑन हो जाएंगे, बेसिक रीजन क्या है, सेम। लिख लिया, लिखो इसमें द ड्रेन थ्योरी, the drain theory given by of Dadabhai. He was a Parsi reformer basically, ठीक है, जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था। हम इनमें सारे इंपॉर्टेंट उन पे भी नोट्स लिखेंगे, ठीक है। दादाभाई नारोजी एंड गोविंद रानाडे raised awareness about the exploitative nature, raised awareness about the exploitative nature of the British rule, ठीक है। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट, सबसे इजी और जो सबसे रिपीटेटिव होने वाला है। अब सेकंड इम्पैक्ट इनका क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री। पहले तो कंट्री थी ही नहीं ना प्रॉपर, लोग अपने राजा महाराजा की तरफ लॉयल थे, लोग अपनी टेरिटरीज की तरफ लॉयल थे, पर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, पहले क्या थे, राजा और महाराजा थे, जिसकी वजह से हमारी कंट्री क्या थी, डिवाइडेड। तो ना लोग एक दूसरे से मिल पाए, ना लोग एक दूसरे से जुड़ पाए, बिकॉज द रूलर वॉज डिफरेंट, द पॉलिसीज वॉज डिफरेंट, एंड ऑब्वियसली द नेचर ऑफ द रूल वुड बी ऑल्सो डिफरेंट। मैं तुम्हें रूल कर रही हूँ, ये तुम्हें रूल कर रही है, तो क्या हो जाएगा, अलग अलग होगा। तुम्हें जो प्रॉब्लम होगी हो सकता है वो मुझे ना हो, जो मुझे प्रॉब्लम हो सकता है वो तुम्हें ना हो। पर ब्रिटिश ने, एक्सेप्ट द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, ब्रिटिश ने काफी हद तक बहुत ज्यादा हमारी कंट्री को कैप्चर कर लिया था। मैं लिखवा दूंगी ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ब्रिटिश ने काफी ज्यादा कंट्री को कैप्चर कर लिया था, और काफी ज्यादा उस एरिया को हम बोलते हैं ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। इंडिया में 3 तरीके की स्टेट्स थी, पता है किसी को, आईपीएस इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, चीफ कमिश्नर स्टेट्स और गवर्नर स्टेट्स। सीधी सी बात है, जहाँ राजा महाराजा थे, जहाँ पे गवर्नर जनरल नहीं होता था, कमिश्नर होते थे ब्रिटिश के, और ये वो जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नर्स होते थे। इंडिया में इन 3 तरीके की स्टेट्स हैं, जो हम पार्टीशन जब पढ़ते हैं
तब हम देखते हैं। ठीक है, समझ आया ये वाला पॉइंट। अब ब्रिटिश ने जब इतनी ज्यादा टेरिटरी को कॉन्कर किया तो वो राजा और महाराजा के हिसाब से तो नहीं चलेंगे, वो क्या लगाएंगे, यूनिफॉर्म लॉस, यूनिफॉर्म रूल्स, यूनिफॉर्म रेगुलेशन। जो इंडिया में जम्मू में रूल है, आज से चलो पहले तो पार्लियामेंट जम्मू की पास करती थी, पर आज के टाइम पे जो जम्मू में रूल है वो पंजाब में भी है, वो कन्याकुमारी में भी है, वो लक्षद्वीप में भी है। तो हम क्या है, यूनाइटेड। अगर गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी निकाल दे जो नहीं सही है किसी भी सेक्शन के लिए, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी पॉलिसी आती है जो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सही नहीं है, तो वो यहाँ पे भी इफेक्ट होंगे जम्मू में, वो सेंट्रल इंडिया में भी होंगे और वो साउथ इंडिया में भी होंगे, क्योंकि उनके ग्रीवियंसेस क्या हो जाएंगे, सेम, क्योंकि वो एक ही लॉ की वजह से सफर कर रहे हैं। करेक्ट। तो सिमिलरली जब ब्रिटिश आए, उन्होंने पूरी कंट्री में यूनिफॉर्म रूल्स और रेगुलेशंस लगाए, तो हर सोसाइटी एक ही रूल्स एंड रेगुलेशन के अम्ब्रेला के अंडर आ गई। तो अगर एक रूल आ रहा है जो एक सेक्शन को तंग कर रहा है, तो वो दूसरी सेक्शन को भी तंग करेगा। करेक्ट। अब जैसे उन्होंने सती एबॉलिश की, चलो वो अच्छी डेवलपमेंट थी, पर हिंदूज ने उसको क्या माना, एज एन इंटरफेरेंस इन देयर रिलीजियस मैटर्स। तो हिंदूज को नॉर्थ में भी बुरा लगा होगा, साउथ में भी बुरा लगा होगा, सेंट्रल इंडिया में भी लगा होगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया होने की वजह से हमारे जो लोग हैं उनके ग्रीवियंसेस कॉमन हो गए, और जब हमारे दुख सेम होते हैं तो हम आराम से एक एनिमी के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट हो गया तुम्हारा ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री। समझ आया ये वाला पॉइंट, लिख लो साथ साथ में, लिखो। अर्लियर there were rajas and maharajas. Earlier there were rajas and maharajas who had their own rules, dividing the country. Thus dividing the country. Full stop. British captured a large part of the country. British captured a large part of the country. British captured a large part of the country, comma, expelled traditional rules and laws, expelled traditional rules and laws, किसके laws, traditional rules and laws, and brought every section of the society under the umbrella of uniform rules and regulations, under the umbrella of uniform rules and regulations. And thus the people suffered common grievances against the common enemy. Thus the people suffered common grievances against the common enemy, resulting into the unification of the common masses. Unification of the common masses. समझ आया ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट हमारा है इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एंड न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। क्या क्या इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश ने? रेलवेज और
टेलीग्राफ और मॉडर्न पोस्टल सिस्टम। पहले लोग कबूतरों में भेजते थे ना चिट्ठियां, ठीक है। तो किसने इंट्रोड्यूस किया था ये सब? यस, लॉर्ड डलहौजी ने ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस करी। उन्होंने किस लिए की थी? अपने लिए। क्या उनके आइडियाज थे? इंडियन मार्केट को कैप्चर करना है, रिसोर्सेज आराम से एक्सप्लॉइट हो जाएंगे, मिलिट्री रिसोर्सेज आराम से मूव हो जाएंगे। पर ये चीज ने हमें फायदा किया क्योंकि हमारे बीच में पहले क्या थे? जियोग्राफिकल बैरियर्स। ये चीज के आने के बाद बैरियर्स टूट गए और ऑब्वियसली अब हमारे में ग्लोबलाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन समझते हो? हम यहाँ पे बैठे हुए अपने आइडियाज कहीं तक भी पहुंचा सकते हैं और वहां के आइडियाज यहाँ आते हैं। आज के टाइम पे हमारे देश में KFC है, मैकडोनल्ड्स है, ये क्या इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। तो दिस इज वेस्टर्नाइजेशन। पहले हमारे देश के लोग बर्गर खाते थे, अभी भी कोई बूढ़े और करेंगे, हमसे नहीं खाए जाते बर्गर पिज्जा, बोलते होंगे ना बूढ़े लोग जो होते हैं। So this is the impact of globalization which have broken geographical barriers और हमें यूनाइट किया है बाहर के लोगों के साथ भी। तो इंडिया में पहले ये सब नहीं था, वो अपने में ही रहते थे। मे भी हो सकता है किसी को पता भी नहीं हो कि ऐसी स्टेट भी है। पर ट्रेन्स, टेलीग्राफ, पोस्टल सर्विसेज आने के बाद लोग इजिली कनेक्ट होने लगे एंड इट लेड टू द मोबिलाइजेशन ऑफ, पहला तो पीपल, सेकेंड ideas and opinions. Administratively वो यूनिफाई तो हो गए थे, पर जब तक आपके पास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होगा तो आप अपना दुख दूसरे को कैसे बताओगे? तो एक बंदा जब दूसरी जगह जा रहा था वो देख रहा था यहाँ पे भी लोग सेम सफर कर रहे हैं, हम भी सेम सफर कर रहे हैं, तो पीपल स्टार्टेड गेटिंग कनेक्टेड। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? लिख लो। लॉर्ड डलहौजी इंट्रोड्यूस्ड, नहीं लिखना, लॉर्ड डलहौजी मेड अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन, ऐसे लिखो, लॉर्ड डलहौजी मेड अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडियंस, लॉर्ड डलहौजी मेड अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू इंडियंस by introducing railways, postal services and telegraphs. Full stop. They ended the geographical barriers. They ended the geographical barriers within the Indians, between Indians. They ended the geographical barriers between Indians, increasing the movement of the people. Increasing the movement of the people, full stop, thus leading to mobilization of ideas, thus leading to mobilization of ideas, opinions and views. क्लियर? पक्की बात है? नेक्स्ट हमारा इम्पैक्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ एक सेकेंड,
क्या होगा इंग्लिश एजुकेशन में? इंग्लिश एजुकेशन उन्होंने क्यों इंट्रोड्यूस की होगी? यस, टू गेट अ क्लरिकल क्लास, जो उनके लोअर क्लरिकल वर्क्स कर सके। सिंपल सी बात है, उनको एक क्लर्क की क्लास चाहिए थी, क्लर्क्स चाहिए थे, और वो लोग चाहिए थे जो फॉरेन गुड्स डिमांड करे। करेक्ट? तो वो तभी होगा जब हम इंडियंस जो होंगे वो वेस्टर्न एजुकेशन लेंगे। अब हम वेस्टर्न एजुकेशन सब अवेयरनेस है, तभी हम फॉरेन गुड्स डिमांड कर रहे। नहीं होते तो हम भी नहीं करते। वैसे ही उनको भी एक क्लरिकल क्लास चाहिए थी, एंड सेकेंडली वो लोग चाहिए थे जो फॉरेन गुड्स डिमांड करे और नेटिव गुड्स कम डिमांड करे, ताकि उनका ट्रेड भी बढ़े। तो सिंपल सी बात है, एक ऐसी क्लास जो बाय बर्थ क्या है? इंडियन। बर्थ में तो वो इंडियन है, पैदा हुए हैं, बट बाय फेस, बाय बॉडी लैंग्वेज दे डिमांड वेस्टर्न गुड्स एंड आइडियाज। करूँ वन? ठीक है, सो दे इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश एजुकेशन टू प्रोड्यूस और टू प्रिपेयर अ क्लरिकल क्लास which would help them in their lower administration and to prepare a class of people who will demand foreign goods। पर अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इनसे ये हो गया, इन्होंने तो अपने हिसाब से सही सोचा, पर जो एजुकेटेड इंडियंस थे, जो इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस थे, दे वर द फर्स्ट जिनको ब्रिटिश की ह्यूमिलेशन फील हुई। एक इलिटरेट इंसान जो उस टाइम पे, जिसको कोई अवेयरनेस नहीं है, उसको नहीं समझ आ रहा ब्रिटिशर बोल के भी क्या गया, तो उसको क्या पता चलेगा। बट अ वेल एजुकेटेड पर्सन, अभी भी अगर कोई फर्क करे तो एक एजुकेटेड बंदा आराम से डिफरेंशिएट कर सकता है व्हाट्स रॉन्ग एंड व्हाट्स राइट। वो आराम से एक पॉलिसी को एनालाइज कर सकता है कि पॉलिसी या गवर्नमेंट का ये फैसला सही है या गलत है। उसी तरीके से जो एजुकेटेड इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस थे, दे वर द फर्स्ट हु फेल्ट द ब्रिटिश ह्यूमिलेशन। जो उनके साथ गलत चीजें हो रही है, ये लोग पहली बार ये लोग थे जिन्होंने एक्चुअली इवल इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश को जाना। दादा भाई नारोजी एजुकेटेड थे, बुक लिखी, एजुकेटेड थे, तभी तो समझ पाए ना चीजों को, और इसीलिए इनका जो खेल, इनकी जो आइडिया थी उन्हीं पे उल्टा पड़ गया। दूसरा क्या फैक्टर होगा एजुकेशन में? ये वाला समझ आया? दोनों फैक्टर समझ आए? और क्या होगा? इंडिया में लैंग्वेजेस बहुत है, मैं डोगरी बोल रही हूँ, तुम कश्मीरी बोल रहे हो, हम दोनों डोगरी और कश्मीरी बोल रहे हैं। तुम्हें, मुझे उसकी भाषा समझ नहीं आ रही, उसे मेरी नहीं आ रही, पर तुम दोनों इंग्लिश में बात करते हो, तो तुम दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज समझ लोगे, और ये मेरी समझती है, तुम उसकी समझते हो, तो तुम, मैं जो बोलना चाहती हूँ तुम उसको समझा सकती हो, और जो वो बोलना चाहती है तुम मुझे समझा सकती हो इंग्लिश अपनी लैंग्वेज में। सो लैंग्वेज बैरियर जो थे हमारे देश में वो टूट गए। समझ आया ये वाला पॉइंट? लैंग्वेज बैरियर टूट गए ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश मासेस, एंड इंग्लिश मासेस जो थे, जो इंग्लिश एजुकेटेड लोग थे, वो एक, हमारे इलिटरेट मासेस को भी तो लीडरशिप चाहिए ना। महात्मा गांधी एजुकेटेड, जवाहरलाल नेहरू एजुकेटेड, भगत सिंह he was educated, he was very intelligent, सोशलिज्म के बहुत बड़े वो थे फॉलोअर। ठीक है, तो इंग्लिश एजुकेटेड मासेस ने एक तो लैंग्वेज बैरियर तोड़ा, सेकेंडली दे आल्सो प्रोवाइडेड द मच नीडेड लीडरशिप टू द इलिटरेट मासेस। क्लियर हुआ? पर इंग्लिश का पूरा रोल नहीं था। देयर आर मेनी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। वर्नाकुलर लैंग्वेजेस कौन सी होती है? लोकल इंडिजीनियस लैंग्वेजेस जो हमारी अपनी है, जिन्होंने नेशनलिज्म में रोल प्ले किया। अब मैं इंग्लिश में पढ़ के आई हूँ, मेरे को बुरा लगा, मैंने मास्टर्स तक पहुंचाना है, तो मैं इंग्लिश में लिखूंगी? मैं इंग्लिश में लिखूंगी? मैं किस में लिखूंगी? वर्नाकुलर लैंग्वेज में। तो जब इंग्लिश एजुकेटेड को ब्रिटिश के इवल इफेक्ट समझ आने लगे,
उन्होंने लोगों की लैंग्वेजेस में यानी कि वर्नाकुलर और लोकल लैंग्वेजेस में बुक्स वगैरह लिखना या न्यूज़पेपर्स वगैरह पब्लिश करना शुरू कर दिए। तो इंग्लिश का हद तक इस हद तक रोल था कि उसने लैंग्वेज बैरियर तोड़ा, उसने लीडरशिप प्रोवाइड की, पर लोगों तक कैसे कनेक्ट किया? थ्रू वर्नाकुलर लैंग्वेजेस ओनली। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? पक्की बात है, लिख लें ये। लिखो इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। एक सेकेंड लिखो। द पर्पस ऑफ दिस इंट्रोडक्शन, द पर्पस ऑफ दिस इंट्रोडक्शन was to get a clerical class, was to get a clerical class, was to get a clerical class that was only Indian by birth, that was only Indian by birth, but demanded Western goods and ideas, but demanded Western goods and ideas. Western goods and ideas. Next point देखो, but the English educated were the first, but the English educated Indians were the first, English educated Indians were the first to feel the humiliation of, humiliation of British subjection. British subjection. As they subjection. As they acquired the ability to understand, as they acquired the ability to understand the evil effects of, to understand the evil effects of foreign rule. Next लिखो, it ended the language barrier, it ended the language barrier within the Indians, and led to the easy exchange of ideas, and led to the easy exchange of ideas. Next point लिख लिया यहाँ तक। The English educated provided the much needed leadership, to the illiterate masses of India, to the illiterate masses of India. Needed leadership. The English educated provided the much needed leadership to the illiterate masses of India. Next,
However, vernacular languages also played a very important role as when the English educated felt the British humiliation, they started publishing newspapers, books, etc. In the vernacular languages of the masses. लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो. फॉर एग्जाम्पल, राजा राममोहन रॉय स्वामी विवेकानंद, कॉमा दादाभाई नारोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, all were educated Indians, English educated Indians, English educated Indians who fought for liberty, equality and freedom. क्या होगा प्रिंटिंग प्रेस में? गोवा में प्रिंटिंग प्रेस किसने लाई थी सबसे पहले? पोर्तुगीज ने. उसके बाद तो प्रिंटिंग प्रेस की डेवलपमेंट हुई होगी, क्योंकि तब तक यूरोप में प्रॉपर प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश हुई थी. तो ब्रिटिश काफ़ी हद तक हमारे देश में प्रिंटिंग प्रेस लाए, अपने लिए लाए, एजुकेशन के लिए लाए, जिस मर्जी पर्पस के लिए लाए, बट दिस प्रिंटिंग प्रेस was used by the Indian leaders to publish newspapers, to write books, to propagate the ideas of nationalism. इन न्यूज़पेपर्स में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स बने, जैसे कि सोम प्रकाश सबसे फेमस. सोम प्रकाश लिखा था ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने, सुना है नाम? एक फ्रीडम फिलोसफर भी थे,
ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उनके न्यूज़पेपर थे, राजा राम मोहन रॉय ने लिखा, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स लिखे, हम उस पर एक अलग से लेक्चर भी करेंगे, ठीक है। प्रिंटिंग, डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग इन इंडिया अलग से टॉपिक है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर्स के थ्रू लोगों ने ब्रिटिश की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया और लोगों के मन में नेशनलिज्म और नेशनल यूनिटी जैसे आइडियाज उन्होंने प्रोपेगेट करना शुरू कर दिया। क्लियर हुआ प्रिंटिंग प्रेस वाला पॉइंट? लिख लो। प्रिंटिंग प्रेस, they introduced printing press, they introduced printing press, and many prominent Indians started publishing, and many prominent Indians started publishing newspapers, started publishing newspapers to criticize the British policies, to criticize the British policies and to spread the ideas of nationalism and national unity. To spread, to criticize the British policies and to spread the ideas and importance of nationalism and national unity. क्लियर हुआ ये वाला? अब हमारा जो नेक्स्ट रीजन है बर्थ ऑफ नेशनलिज्म का वो है the conservative and reactionary policy of लॉर्ड लाइटन। तो एक नया वाइसरॉय आता है इंडिया में, लॉर्ड लाइटन। हेडिंग डाल लो। सिंपल सी बात है, हेडिंग से ही पता चल रहा है कि इसकी पॉलिसीज अच्छी नहीं थी। करें, कुछ पॉलिसीज है इसकी। अब क्या हुआ, 1876 में इंडिया में एक बहुत डिजास्टरस फेमाइन आया, ठीक है। फेमाइन आया तो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि जो गवर्नमेंट है उनकी वो लोगों के लिए कुछ करे, ठीक है। पहले समझ लो, लाइटन, LILYTTON, ठीक है। अब 1876 में इतना गंदा फेमाइन आया और ऑब्वियसली बात है लोग बोलेंगे कि हमारे लिए कुछ करो, पर लॉर्ड लाइटन ने लोगों के लिए कुछ नहीं किया। चलो ठीक है, मान लिया लोगों ने नहीं किया। और दूसरी तरफ ये बंदा क्या करता है, ये दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज करता है। एक ना सेरेमोनियल मीटिंग होती थी दिल्ली दरबार में जब क्वीन आती थी इंडिया देखने, सब कुछ ऐसे टाइम पास, ठीक है। तो दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज करता है जहाँ पे क्वीन आती है और ब्रिटिश क्वीन को इस दिल्ली दरबार में, दिल्ली दरबार ऑफ 1876 में एक टाइटल देते हैं, केसरिया केसरा हिंद, यानी कि क्वीन ऑफ, बोलो, एम्प्रेस ऑफ और क्वीन ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ पे उसको बुलाते हैं क्वीन को दिल्ली दरबार में और उसको इंडिया की क्वीन का टाइटल देते हैं। अब क्वीन आ रही है, उसके साथ बहुत सारे लोग होंगे, खाना पीना रहना, सजावट, स्टेज। अब क्वीन को पत्ते का तो कुछ दे नहीं सकते, कुछ लग्जूरियस ही देंगे, कितनी स्पेंडिंग होगी। तो जहाँ पे एक तरफ लोग सफर कर रहे थे, फेमाइन से मर रहे थे, भूखे स्टार्व हो रहे थे, उस तरफ
लॉर्ड लाइटन दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज करके इस दरबार पे 3 करोड़ रुपीस खर्चता है। किसी को अच्छा लगेगा? तो उसने एक दरबार ऑर्गेनाइज, वो एक्सटेंड भी कर सकता था कि भाई अभी मेरे को उनको बचाना है, मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, पर उसने 3 करोड़ इस दरबार पे खर्चना जरूरी समझा और उसने फमाइन के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। तो वो जो लोग हैं वो किसके खिलाफ होंगे? लॉर्ड लाइटन के। पहले इसकी पॉलिसी होगी ये। दूसरी, 1876 में ये एक एक्ट पास करता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसको हम गैगिंग एक्ट भी बोलते हैं। किसी को ब्लॉक कर देना है ना। अब 18 से बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पब्लिश शुरू हो चुके थे वर्नाकुलर लैंग्वेज में, और बोला गया कि जो न्यूज़पेपर्स हैं ये लोगों को भड़का रहे हैं हमारे खिलाफ और नेशनलिज्म जगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट तो करेगी कुछ। तो वर्नाकुलर एक्ट पास की जाती है, जिसको हम एक्ट फॉर द बेटर कंट्रोल ऑफ पब्लिकेशन इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस भी बोलते हैं, कि मतलब अब हमने उन पब्लिकेशंस को कंट्रोल करना है जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में की जा रही थी, क्योंकि ब्रिटिश को पता था कि वर्नाकुलर लैंग्वेजेस की जो पब्लिकेशन है वो मासेस तक पहुंच सकती है। इंग्लिश पब्लिकेशंस नहीं रोकी अभी, सिर्फ वर्नाकुलर रोकी, आगे आगे और भी स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, पर वर्नाकुलर इसलिए रोकी गई बिकॉज दे वर द इजीएस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द मासेस एंड देयर लीडर्स। तो इस एक्ट के तहत ये बोला गया कि कोई भी इंडियन लैंग्वेज का न्यूज़पेपर किसी भी ब्रिटिश पॉलिसी या ब्रिटिशर के खिलाफ कुछ नहीं लिखेगा। तुम्हारे ऊपर कोई ऐसी एक्ट लगाते कि भाई मैं बोलूं तुम क्लास में कुछ नहीं बोलोगे, अच्छा लगेगा? सेम हुआ यहाँ पे, सेकेंड इसकी पॉलिसी होगी ये। नेक्स्ट इसने एक और पॉलिसी निकाली 1878 में, द आर्म्स एक्ट। इस पॉलिसी के तहत उसने बोला कि कोई भी इंडियन किसी भी तरह का वेपन कैरी नहीं करेगा, और उस टाइम पे राजपूत भी थे, सिख्स भी थे, उनके लिए तो ग्लोरी होती थी वेपन कैरी करना, तो इसने एक ये भी चीज बंद कर दी। तो इन तीनों पॉलिसीज ने, लॉर्ड लाइटन की इन तीनों पॉलिसीज ने लोगों को बहुत ज्यादा इंग्रेज यानी कि गुस्सा दिलाया, एंड ऑब्वियसली जितना लोग गुस्सा करेंगे, जितना लोग क्रिटिसाइज करेंगे, उतना वो किसकी तरफ बढ़ेंगे? नेशनलिज्म की तरफ। क्लियर हो गया लॉर्ड लाइटन वाला पॉइंट? कोई भी डाउट है इसमें? 3 पॉलिसी है, दिल्ली दरबार, सेकेंड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, एंड थर्ड इज द आर्म्स एक्ट। लिख ले, हेडिंग डाल ली है सबने, लिखो। इन 1876 when India was facing a disastrous famine, Lord Lytton organized Delhi Darbar, in which the British Queen was titled, apostrophe में डाल के लिखना टाइटल, ठीक है? In which the British Queen was titled Queen Empress of India. Queen Empress of India. Queen Empress of India, और and लिखना, and केसरा हिंद। Full stop. He spent 3 crore rupees. On this darbar. But did nothing for the famine victims.
Next, in 1878, he passed the Vernacular Press Act. कैपिटल लिखना, द भी ठीक है और वी ओ सब कुछ. The Vernacular Press Act, also known as, apostrophe में लिखो, the act, also known as the Act for the better control of publication, in Oriental, or for the better control of, the Act for the better control of publication in Oriental, और Oriental समझ गए, इस तरफ की लैंग्वेज इंडिया की. पहले ओरिएंटल वर्ल्ड ही बोलते थे ना हमारे वर्ल्ड को. ओरिएंटल एंड वर्नाकुलर लैंग्वेजेस. Full stop. This act was also vernacular languages. This act was also known as the Gagging Act. Gagging. Gagging Act, with the main purpose to prohibit the publication the Indian language newspapers, to publish anything against the British ruled. Anything against the ठीक है. लास्ट पॉइंट. In 1878, he passed the Arms Act. Barring, B-A-R-R-I-N-G, barring Indians from carrying arms. ठीक है. लास्ट लिख लो. all these policies enraged the Indians. All these policies enraged the Indians. अब एक कंट्रोवर्सी हुई 1883 में. लॉर्ड रिपन वाज द वाइसरॉय उस टाइम पे, और अब वो चाहते हैं थोड़ा जुडिशियल सिस्टम को इम्प्रूव करना और उसमें चेंजेस लाना. तो उनका लॉ मिनिस्टर होता है इल्बर्ट. हिज लॉ मिनिस्टर. ये कमिटी बनाते हैं इल्बर्ट. अभी भी जो कमिटीज बनती है उनका एक चेयरमैन होता है.
ठीक है। तो ये कमिटी बिठाते हैं अंडर इल्बर्ट, और इल्बर्ट इस कमिटी में सजेस्ट करता है, एक रिपोर्ट बनाते हैं, एक सेकेंड, एक रिपोर्ट बनाने के लिए बोलता है कि कैसे हम पैरिटी यानी कि इक्वालिटी ला सकते हैं बिटवीन यूरोपियन एंड इंडियन जजेस, कि हमें लॉर्ड रिपन चाहता है कि इंडियन और यूरोपियन जजेस दोनों को मैं इक्वल कर दूं, और उसके लिए वो कमिटी बिठाता है अंडर इल्बर्ट, जो उसका लॉ मिनिस्टर होता है। एक सेकेंड, तो अब इल्बर्ट क्या करता है, रिपोर्ट बनाता है। अब वो अपने से तो डिसीजन नहीं ले सकते, तो वो एक टेबल जैसे होते हैं ना, डिस्कशंस होती, मीटिंग्स होती है पार्लियामेंट की, तो वो उस टेबल पे बैठते हैं और बताते हैं कि हम इंडियन जजेस, पहले क्या था, सिर्फ यूरोपियन जजेस ही यूरोपियन केसेस ट्राई कर सकते थे इंडिया में, पर इस रिपोर्ट के तहत इंडियन जजेस को हक दिया जाता है यूरोपियन केसेस हेयर करने का। तो क्या ये ब्रिटिशर्स को बर्दाश्त होगा? नहीं। तो वो इस बिल के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं व्हाइट रिवॉल्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो रिपन को अपना डिसीजन वापस लेना पड़ता है, पर अब ये बात फैलेगी तो लोगों को ये समझ आ जाता है कि वो हमें इक्वल मानते ही नहीं, कि अगर वो हमारा केस हेयर कर सकते हैं तो उतने ही एजुकेटेड इंडियन जजेस उनका केस क्यों नहीं हेयर कर सकते। इसलिए वो हमेशा बच जाते थे, जो वो कुछ भी करते थे। यूरोपियन जज क्यों सजा सुनाएगा अपने बंदे को? क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? लिख ले। लॉर्ड रिपन इस, हाँ थर्ड लिखो, लॉर्ड रिपन एंड इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, हेडिंग डालो पहले। नहीं, थर्ड फैक्टर है ये। पहला इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, सेकंड लाइटन, थर्ड रिपन। देखो, लॉर्ड रिपन एंड इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883, लिख लिए सब हेडिंग सबने। लॉर्ड रिपन कॉन्स्टिट्यूटेड a committee under his Lord Ripon constituted a committee under his law minister Ilbert to prepare a report Ilbert ILBERT to prepare a report for establishing parity between British and Indian judges. Establishing parity, PARIT, parity between the British and Indian judges. लिख लिया? Next point, when the report was brought on the table, it gave the power to the Indian judges. To hear the cases of Europeans. But Britishers protested against it, known as White Revolt,
and finally Ripon took his decision back. And finally Ripon took his decision back. Next लिखो, this showed that Europeans were not ready. This shows that Europeans were not ready. Europeans were not ready to give equal rights to the Indians. To give equal rights to the Indians. Indians. Birth of regional political association. कांग्रेस बनने से पहले बहुत सारे रीजनल यानी कि लोकल पार्टीज इंडिया में बनने लगी थी, जिन्होंने लोगों के अमंग अवेयरनेस जागरूक करना शुरू कर दिया था एंड फर्दर हेल्प इन द बर्थ ऑफ नेशनलिज्म. फॉर एग्जाम्पल, इसमें बस इतना ही एग्जाम्पल है, लिख लो, लार्ज नंबर ऑफ रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशंस. A large number of regional political associations took birth regional political associations took birth and further helped in the birth of nationalism. Further helped in the birth of nationalism. एग्जाम्पल लिख लो, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता जो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने बनाई थी, एंड इट वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एसोसिएशंस इन बंगाल, जो आगे हम जब पार्टीशन ऑफ बंगाल पहले भी हुआ होता है, जब हम वो करेंगे उसमें इसका रोल देखेंगे. And second is Bombay Presidency Association formed by Firoz Shah Mehta, one of the prominent nationalist of Bombay. ये वाला पॉइंट समझ आया है? सिंपल सी बात है, आज के टाइम पे अगर कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है फॉर एग्जांपल, बट वी हैव सर्टेन रीजनल पार्टीज जिनके साथ नेशनल पार्टीज टाई अप करती है टू रीच द मासेस, है ना. अगर हमारा कोई लोकल लीडर आएगा तो हम उससे ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे रादर देन और लीडर फ्रॉम एनी अदर स्टेट. सेम वही हुआ. ये वाला पॉइंट समझ आ गया? लिख लिया? नहीं मिटा रही हूँ, मिटा दो, लिख लो लिख लो, लिख लिया? बहुत बार बुक्स में इसका स्पेलिंग FEROZ भी दिए होते हैं, तो सेम ही है. ठीक है, ऑनलाइन भी फिरोज था, कहीं पे PH लिखा होता है तो तुम F लिखो PH लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लिटरेचर. प्रिंटिंग प्रेस आ गया है तो लिटरेचर भी बनेगा. लिटरेचर बनेगा तो लोग अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो सोशली हो, इकोनॉमिकली हो. राजा राम मोहन रॉय जैसे जो लोग थे, या हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, क्या बोला जाता है, इंडियन शेक्सपियर बोला जाता है ना रविंद्रनाथ टैगोर को, तो ये उस टाइम पे थे एंड इन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी. और नेशनलिस्ट रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत सारे प्लेस और पोइम्स लिखी जिसमें नेशनलिस्ट फीलिंग अराउज हो जगे. क्लियर हुआ? तो बहुत सारी नॉवेल्स, बहुत सारे एसेस, बहुत सारी पोइम्स लिखी जा रही थी. ठीक है, दो मेजर लीडर पढ़ते हैं हम इसमें, एक तो रविंद्रनाथ टैगोर
और दूसरे हमारे क्या लिखा है इन्होंने, वंदे मातरम। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। कंफ्यूजन है। फ्रेज उन्होंने लिखा था ना। द ऑथर ऑफ वंदे मातरम इस बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जो बाद में इनकी नॉवल आनंद माथ में इंक्लूड किया गया था। इसलिए कहते हैं 9th-10th की बुक। मैं थक गई बोल, अब नहीं मैंने बोलना। 9th-10th की बुक में नेशनलिज्म इन इंडिया, उसका जो लास्ट टॉपिक है ना, उसमें आपको सारी फिगर्स जो भारत माता की बनी थी वो भी मिलेंगी, किस किस ने बनाई है, सारे फ्रेजेस सब मिलेंगे। कृपया करके जब आपके पास 10 मिनट हो तो उस चैप्टर को ही पढ़ लें, ठीक है। लिखो लिटरेचर। Many novels, poems, essays were written. Many novels, poems, essays were written by prominent leaders. Like Rabindranath Tagore and Bankim Chandra Chattopadhyay. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ब्रैकेट में लिख लेना वंदे मातरम। वंदे, सॉरी मिटा दिया, चाहिए सर। वंदे मातरम इन 1870s। तुम लोगों का एक होमवर्क देती हूँ मैं, रविंद्रनाथ टैगोर पे सब ऐसे लिख के लाएंगे। आता है ऐसे राइटिंग में, कर लिख सकते हो ना। मुंह देखना कैसे बना रहे हैं, लिख लो। हाँ, इतना बड़ा एहसान। नेक्स्ट है हमारा सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स ऑफ 19th सेंचुरी। सोशल मतलब, सोशल रिलीजियस मतलब जिसमें सोशल और रिलीजियस एस्पेक्ट दोनों थे। बहुत सारी सोशल मूवमेंट्स हुई थी 19th सेंचुरी में। राजा राममोहन, उसमें प्रोमिनेंट नेम है राममोहन रॉय। देन वी हैव एनी बेसेंट, she was a European. सैयद अहमद खान, इनको हम डिटेल में करेंगे जब हम सोशो रिलीजियस करेंगे, ठीक है। सैयद अहमद खान। देन वी हैव स्वामी दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती एंड विवेकानंद। ये कुछ प्रोमिनेंट लोग हैं जिन्होंने उस टाइम पे इंडिया में बहुत ज़्यादा अवेकनिंग लाई थी सोशली एंड रिलीजियसली। इन्होंने वो मूवमेंट्स की जो फोकस थी सोसाइटी से। भाई ये लोग बोलते थे अगर हमारी सोसाइटी में खुद ही गलत चीज़ें प्रेजेंट है तो हम किसी तीसरे बंदे से कैसे लड़ेंगे। तो इन्होंने वो मूवमेंट्स की जिनका एम था सोसाइटी से इविल्स को खत्म करना। कौन से इविल्स होंगे? एक सेकेंड, एक और पॉइंट है, इविल खत्म होंगे तो यूनिटी आएगी। अगर एक सेक्शन दूसरी सेक्शन के साथ गलत नहीं करेगी तो वो सेक्शन भी तो नेशनलिस्ट मूवमेंट से जुड़ेगी और लोगों से यूनाइट होगी। मेजर मूवमेंट किसके खिलाफ हुई है? सती, विडो रीमैरिज, अनटचेबल्स, ठीक है। बी आर अम्बेडकर तो हम अभी नहीं पढ़ रहे, वो आगे आएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? सो दे अवेकन्ड। जब इन्होंने इंडियंस को सोशली और रिलीजियसली जगाने की कोशिश की तो ऑब्वियसली इन्होंने इंडियंस को फ्रीडम, इक्वालिटी और लिबर्टी जैसे प्रिंसिपल्स भी सिखाए होंगे। प्रोमिनेंट मूवमेंट है हमारी आर्य समाज और ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज राजा राममोहन रॉय ने शुरू की थी, ठीक है। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? लिख ले। मैं तुम्हें बोलूं कि हम
कंजर्वेटिव रहेंगे तो वो प्रोग्रेस भी नहीं कर पाएगा ना बंदा कभी जो कंजर्वेटिव है। ठीक है, लिखो इन द 19th century, in the 19th century socio-religious reform movements by राजा राम मोहन, सारे नाम लिख लो, वो सैयद अहमद खान है, ठीक है, HMED, सर सैयद अहमद खान, AHMAD है, सॉरी। Brought, लिख लिया, brought about a national awakening, brought about a national awakening next point, these reform movements aimed to remove, these reform movements aimed to remove social evils like sati, untouchability, child marriage, etc., which divided the Indian society full stop. These movements brought different sections together. These movements brought different sections together and proved to be an important factor, and different sections together, and proved to be an important factor in the growth of Indian nationalism as the awakened Indians had the ability to understand the concept of liberty, freedom and equality. Indian nationalism, as the awakened Indians had the ability to understand the concept of liberty, equality and freedom. लिखो फॉर एग्जाम्पल आर्य समाज, ARYA, कॉमा ब्रह्मो समाज, BRAHMO, ब्रह्मो समाज।
हाँ टेस्ट देने हैं तुम लोगों के, मैं लाऊंगी। आज मैंने वो भीगते भीगते बचाए हैं, गीले हो जाने से। सुबह बारिश हो गई, मैं चली गई थी स्कूटी लेके कहीं पे, फिर मैंने बचा ली है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट है हमारा रेशियल एरोगेंस ऑफ ब्रिटिशर्स। क्या होगा इसमें? रिपीट। ब्रिटिशर्स ने हमेशा इंडिया को, इंडियंस को इंफीरियर्स की तरह ट्रीट किया, एंड टू ट्रीट देम एज इंफीरियर्स एंड टू portray themselves as superiors, उन्होंने हमेशा एक पॉलिसी फॉलो की, दैट इज द पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड सेग्रीगेशन। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ आया? जब वो कोई किसी को डिस्क्रिमिनेट करेगा तो अल्टीमेटली एक बार बंदा उसके खिलाफ रिवॉल्ट करेगा ही करेगा। लिख लो, ब्रिटिशर्स ऑलवेज ट्रीटेड इंडियंस as a class of inferiors. Britishers always treated Indians as a class of inferiors, and this racial myth of white superiority and this racial myths of white superiority were perpetuated this racial myth of white superiority was perpetuated by the British, practice लिख लेना नहीं तो, by the British through a deliberate policy of discrimination and segregation। और तुम कल रविंद्रनाथ पे लिख के आ रहे हो, ऐसे से मुंह बनाया, वैसे कुछ नहीं होता, सिंपल सा लिखना है बस, बेसिक बेसिक उनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेस है और उनका फ्रीडम स्ट्रगल में क्या रोल था। ठीक है, छोटा सा एक एक पेज। हाँ जी, डिस्क्रिमिनेशन एंड सेग्रीगेशन। पहले डिस्क्रिमिनेट करो, फिर अलग अलग करो। मेमोरी, अब हम गांधी जी से इंस्पायर हो रहे हैं, अभी तक जवाहरलाल नेहरू से, भगत सिंह से, गांधी जी से इंस्पायर होते हैं हम बोलते हैं ना गांधी के मार्ग पे चलो, ये ऐसी चीजें करो वैसी चीजें करो, उनसे इंस्पायर होके तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 हो गया था, उसमें भी तो अच्छे अच्छे हीरोज आए थे सामने, तो लोग मेमोरी से इंस्पायर होंगे, करेक्ट, उनके मन में एक मेमोरी रहेगी हमेशा, तो वो ही यही हुआ। जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ और लोगों ने ब्रेवली फाइट किया तो लोगों के मन में उसकी नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई। क्लियर हुआ? लिख लो, 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में कर रही हूँ। The heroic roles of Rani Lakshmibai, तांत्या तोप, नाना साहेब एक्सेट्रा instilled a sense of nationalism among the Indians. Instilled, INSTILLED,
instilled a sense of nationalism among Indians, and inspired people to start their own fights. And inspired people to start their own fights against the oppressive British rule. समझ आए रीजंस बर्थ ऑफ नेशनलिज्म के? कोई कंफ्यूजन है किसी भी रीजन में? कल हम शुरू करेंगे कांग्रेस और कांग्रेस के पीछे फॉर्मेशन के पीछे की थ्योरीज एंड फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलिज्म. ठीक है, क्लियर हुआ? रिवाइज करो और रविंद्रनाथ पे एक ऐसे लिख के लाएं.